अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इमरान याकूब खान साहब के साथ व्यू पॉइंट से मैं हूं ज़ैनब जतोई। नाजरीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे आज वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद 27वीं आइनी तरमीम का बिल सेनेट में पेश कर दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि आईन पाकिस्तान के 48 आर्टिकल्स में तरामीम की तजवीज़ दी गई है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इसी पर बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे इस्तांबुल में पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात जो हैं वो बगैर किसी नतीजे पर पहुँचे ख़त्म हो गए हैं और मुज़ाकरात की नाकामी की क्या वजूहात है उस पर बात होगी। और आखिर में बात करेंगे हम गज़ा में तेज़ रफ्तार तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। इस्तेहकाम फ़ोर्स कब चार्ज संभालेगी और कब मामला जो हैं गज़ा के वो संभलते हुए नज़र आएंगे और ट्रंप की जानिब से जो एक मनसूबा अमन प्लान बनाया गया है उस पर किस तरह से अमल दरामद होगा, उस पर शो में बात करेंगे। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद 27वीं आइनी तरमीम का बिल सेनेट में पेश कर दिया गया है। अब सेनेट से इसका मंजूर होना जो है वो किस तरह से मुमकिन हो सकेगा, इस पर बात करेंगे। फैसल चौधरी रहनुमा तहरीक इंसाफ माहिर कानून भी है, हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल चौधरी साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। 27वीं आइनी तरमीम जो है अब मंजूर होने जा रही है, किस तरह से देखते हैं आप और अपोजिशन की मुखालिफत के बावजूद क्या समझते हैं कि ये मंजूर हो जाएगी? मंजूरी में तो शायद इश्यू नहीं होगा, नंबर्स पूरे हैं हुकूमत के, जो तरीक़ाकार हुकूमत ने इख्तियार किया है और वो खासा ऑब्जेक्शनेबल है। देखिए कि सिर्फ 2 तिहाई अक्सरियत होना काफ़ी नहीं होता, आइन साजी के लिए तो कंसेंसस जो है क्रिएट किया जाता है। जब 18वीं तरमीम हुई थी तो जिसका एक भी मेंबर था उस जमात को भी ऑन बोर्ड लिया गया था, 9 महीने लगे थे। तो ये तो ओवरनाइट कराना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि 27वीं तरमीम या 26वीं तरमीम करने का तो मैंडेट ही नहीं है इन जमातों के पास, क्योंकि उन्होंने अपने इलेक्शन ही उस नुकात पे नहीं लड़े। दूसरा, ये जो तरमीम है इनका अवामी मफाद से कोई लेना देना नहीं है, ये वसी तर अवामी मफाद में नहीं की जा रही, ये वसी तर हुकूमती मफाद में की जा रही हैं। और ये जो तरमीम है इनको जिस तरह से बुलडोज किया जा रहा है। अभी कमरान मुर्तज़ा साहब मेरे साथ एक शो में थे, उन्होंने मुझे बताया है कि इवन जो पढ़ने का टाइम नहीं दिया जा रहा कायमा कमेटी की तरफ से। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं या इस तरह की जो हरकतें की जाती हैं उससे तो बहुत ही शकूक व शुबहात पर आ जाते हैं। इन जो तरमीम होने जा रही है उसका जो कॉन्टेक्स्ट है या जो उसका टेक्स्ट भी है वो अक्सर में जमहूरियत को, अदालती निज़ाम को कमज़ोर करने के लिए जो है इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, उनको मजबूत नहीं किया जा रहा है। इस तरह जजेस को अंडर प्रेशर रखने के लिए उनके ऊपर ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जा रही है। तो सब आप क्योंकि आइनी अमूर के भी माहिर हैं और चीज़ों को बड़ा डीपली देखते हैं, ये फरमाइएगा कि मुसवदे में जो मुजवज़ा मुसवदा है 27वीं आइनी तरमीम का, उसमें आर्टिकल के 48 जो आइन के आर्टिकल्स हैं, 48 आर्टिकल्स, उनमें मुख्तलिफ तरामीम तजवीज़ की गई हैं। आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से आपने अभी ख़ुद भी कहा कि क्योंकि नंबर पूरे हैं तो मंजूर तो हो जाएगी, मंजूरी हो जाने की सूरत में रियासती अमूर पे आप क्या असरात मुरतब होते देखते हैं? देखिए जी, उसमें तो जो सिविल आपका रूल है या सिविल सुपरमेसी वो तो बहुत हद तक कम हो जाएगी। इसमें मेजॉरिटी तो वो तरमीम है जो कि अदलिया से मुतल्लिक हैं, जहाँ जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का लफ्ज़ है वहाँ पे फेडरल चीफ कोर्ट ये जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है ये ऐड हो जाएगा। उसी तरह से जुडिशल कमीशन में या उसकी भी हैसियत चेंज होगी। तो वो हैं अब इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सारी चेंजेस करने के बाद सुप्रीम कोर्ट जो है वो तो सेशन कोर्ट के लेवल की कोर्ट बन जाएगी, क्योंकि आईनी इख्तियारात जो हैं वो ही एक डिफरेंस होते हैं आम कोर्ट्स और आला अदालतों में। इसी तरह अगर आप अभी जो 26वीं तरमीम में आईनी बेंच बनाया गया था, 90% पाकिस्तान में तो वो काम ही नहीं कर रहे। सबसे बड़ी हाई कोर्ट जो है लाहौर हाई कोर्ट है, वहाँ पे वो काम नहीं कर रहे। केपी और बलूचिस्तान में नहीं है। इवन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और ये एक्ट नहीं है, वो लागू नहीं है। तो अभी 27वीं तरमीम में आप अलग कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाएंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट तो बिल्कुल रूटीन की एक कोर्ट होगी, जो कि इसी तरह हाईकोर्ट में अगर आप आइनी बेंचेस बनाएंगे तो वो भी एक तासुब की फिजा होगी। इसी तरह से जो जजेस का ट्रांसफर है मुझे समझ में नहीं आती कि उसकी क्या जरूरत है। लेकिन और जो सब एक आपसे मैं बात ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि आपका ज़ाती ताल्लुक़ एक ऐसे ख़ानदान से है कि वो ये अदालती अमूर में
बड़े एक्टिव रहे हैं, ये फरमाइएगा कि अपने दिल पे हाथ रख के क्या एक पाकिस्तानी होने के उसमें आप ये कह सकते हैं पाकिस्तानी होने के नाते कि हमारी आला अदालतें चने इन तरमीम के से पहले भी, अगर आप जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर से ही ले लें, उससे पहले भी नज़रिया ज़रूरत का जिस तरह से इस्तेमाल किया जाता रहा, जिस तरह से 109 में फांसी की सज़ा सुना दी गई, जिस तरह से दूसरे काम हुए, और फिर ख़ास तौर पे जिस तरह से जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर से लेके अब तक चाहे कोई भी चीफ जस्टिस रहा हो, जिस तरह से अदालतों में अमूर निपटाए गए, क्या आप बतौर एक कानून दान के ये समझते हैं कि पहले भी अदालतें हमारी जो है इस आला इक़दार के फैसले करते नहीं हैं कि जिन पे हम बतौर पाकिस्तानी फ़ख्र महसूस कर सकें? देखिए खान साहब, अगर उसके लिए फिर आपको गलती पे गलती तो नहीं कर रही है ना, फिर आपको उसको जो उसका वो जो मामलात हैं उनको तो इस तरह से डील करना है कि वो मामलात जो हैं वो सही हों। अगर आप तो गलती पे गलती करेंगे तो फिर अगर गलती सुधारने के लिए मजीद गलती की जाएगी तो उसका तो फायदा नहीं है। तो आप जो करना चाह रहे हैं वो तो गलती है। ये जो अब आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना रहे हैं, इसमें जजेस के अपॉइंटमेंट का क्या क्राइटेरिया है? समाजवादी की गवर्नमेंट की अपनी चॉइस है या इंतजामिया की अपनी चॉइस है? जो एग्जेक्टिव लिम्ब है वो तो बिल्कुल सब, वो पार्लियामेंट के ऊपर भी एक सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आ जाएगी और काम वो पार्लियामेंट को जो है डिक्टेट करेंगे। फैसल साहब, आप माहिर कानून भी हैं, आपको जाहिर है ज़्यादा इन चीज़ों पर कमांड हासिल है। अब जिस तरह से 48 आर्टिकल्स में तरामीम की है गवर्नमेंट ने, और हमने ये देखा कि बहुत जल्दी में विद इन डेज़ ये 27वीं आईनी तरमीम का हमने सुना, और अब मंजूरी भी 2 दिन के अंदर अंदर हो रही है। तो ये जल्दबाजी और जो जल्दी है इसकी समझ नहीं आ रही, क्योंकि जब भी कोई ऐसी तरामीम की जाती हैं तो उसमें हुकूमत, अपोजिशन, अवाम सबको लेना चाहिए कि ताकि उनको एक बोर्ड पे लेना चाहिए। लेकिन हुकूमत ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत जल्दी में है। उसके पीछे क्या वजह आप समझते हैं होगी? ये जो ज़ैनब, 1 मिनट, ये जो अवामी नुमाइंदे होते हैं ना, ये अवाम की राय देते हैं, लेकिन असल चीज़ ये है कि क्या वो अवामी नुमाइंदे वाकई अवाम की राय का इजहार कर रहे हैं? और अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड लेते हैं ऐसे बड़े फैसले करने में? जी साहब, देखिए मैंने अर्ज किया है, जो ज़ैनब आप बात कर रही हैं वो बिल्कुल दुरुस्त बात है कि इतनी जल्दबाजी की जा रही है। कामा कमेटी में इवन पढ़ने का जो है टाइम नहीं दिया जा रहा है, मुझे ये पता चला है। तो बुलडोज की जा रही हैं ये आईनी तंजीम तरमीम, और अवाम के साथ तो इस हुकूमत का ताल्लुक ही कोई नहीं है। ना तो वो वोट लेके आए हैं, ना वो वोटों की कदर जानते हैं, ना वो वोटों की कोई अहमियत देते हैं। वैसे भी अगर हुकूमती जमातों ने आरे में अपने पैर देने हैं जी, तो फिर उनको कौन मना कर सकता है? देखिए इस तरह से ये जो मुजवजा तरमीम है, ये तरमीम जो है ये पाकिस्तान में जमहूरियत, अदलिया और दूसरे जो इदारे हैं उनको नाकाम और उनको कमज़ोर करने में बहुत बड़ा रोल अदा कर भी रही है। 26वीं तरमीम और 27वीं में मजीद होंगे, और इन चीज़ों से पाकिस्तान में आम आदमी जो है वो बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल जो आम आदमी है 95% तो नॉन जुडिशरी में होते हैं काम, उन पे तो कोई तवज्जो नहीं दे रहा। अच्छा इमरान साहब, आपकी क्या राय है? अब जाहिर है वैसे तो सेनेट में अब पास होने के इम्कानात बढ़ गए हैं, क्योंकि ज़ाहिर 2/3 अक्सरियत तो है गवर्नमेंट के पास। अब जो ऑप्टिक्स हम अगर देखें, एनालाइज करें, अब आप क्या समझते हैं जिस तरह से फैसल चौधरी साहब कह रहे हैं कि ऐसे इदारे जो हैं वो कमज़ोर पड़ेंगे, ये इदारों को कमज़ोर करने के लिए तरामीम की गई है? आपकी क्या राय है? ये देखे, फैसल चौधरी साहब जो है ना, वो इस वक्त हमारे पास अगरचे गेस्ट के तौर पर बैठे हैं, लेकिन पहली बात यह है कि मेरे तो ज़ाती दोस्त भी हैं, भाई हैं, और मैं तो इन्हें इस प्रोग्राम का हिस्सा भी समझता हूँ, क्योंकि ये हमारा मुस्तकिल हिस्सा इस प्रोग्राम का रहे हैं। तो व्यू पॉइंट में जितना हमारा हिस्सा है उतना चॉइस साहब का भी हिस्सा है, ये प्रोग्राम उनका ही है। लेकिन बसात एहतराम एक मामला ये है कि अगरचे चॉइस साहब ने ये जो बात की कि भाई गलती पे गलती दोहरा के आप उसको ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हमारे यहाँ हुआ ये कि हुकूमतें कोई भी हो, अब इस वक्त अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, ये कर रहे हैं, तो माजी में अगर देखें पीटीआई की हुकूमत में भी जब आईनी तरामीम की जाती रही हैं तो वो भी इसी तरह की जाती रही हैं। वहाँ तो बंद लिफाफों में भी मंजूरियाँ ले लेते थे काबीना से। किसी को ये, जब कोई वजीर ये कहता था कि बता ही दें इसमें क्या है, तो क्या ज़रूरत नहीं है, बस साइन करो समरी पे। तो ये अलमिया हमारा अब नहीं है, लेकिन इसकी बुनियादी वजह फिर वही है कि जब आप जमहूरियत को पनपने नहीं देंगे, आप जब जमहूरी तरीके से अवामी वोटों से नहीं आएंगे, तो फिर ये चीज़ें होंगी, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये शख्सियत परस्ती है,
इमरान खान साहब ने कह दिया तो हमें वोट नहीं मिलेगा, नवाज शरीफ साहब ने कह दिया हमें टिकट नहीं मिलेगा, जरदारी साहब ने कह दिया तो हमें इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। लिहाजा ये जब तक चीज़ें ग्रास रूट लेवल से ठीक नहीं होंगी, जमहूरियत को हकीकी मायनों में आप इस मुल्क पे नाफज नहीं करेंगे, अवाम की ताकत से, वोट की ताकत से हुकूमतें नहीं बनेंगी, उस वक्त तक ये चीज़ें नहीं ठीक हो सकती। क्यों जो सब मैं गलत कह रहा हूँ सर? नहीं, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। और देखिए, बात ये होती है कि आपने जमहूरियत को अगर आप मौका देंगे तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसमें खान साहब जो आपने पहले ऑब्जर्वेशन दी है ना, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इफ्तिखार चौधरी हो, बाकी जजेस हों, उन्होंने 184(3) का जो सो मोटो इख्तियार है उसको तो उन्होंने लोगों को ज़िबा करने के लिए जो है इस्तेमाल किया। और बिल्कुल जो है उस पे बंदयाल साहब की भी कमजोरी है, मौजूदा जजेस जो हैं जो कि मुतासरीन हैं उनकी भी कमजोरी है। उन्होंने उस वक्त जो है वो इस तरह के मामलात आइन को मजबूत नहीं किया। और वो जो 90 दिनों में इलेक्शन था वो पूरा करके फिर किसी के कहने पे मामलात बदले, जिसकी वजह से कमजोरी हुई। और अदलिया तो हाउस ऑफ कार्ड्स की तरफ बिखर गई है, यानी वो तो एक कुछ सेकंड भी नहीं लगे वो क्लैप्स हो गए। और इस वक्त जो है वो अदालत जो है वो जिस तरह से जो मामलात चल रही हैं उस तरह के तो सिलसिले मुझे नहीं पता कि ये पाकिस्तान में किस तरह से मामलात चलेंगे आजकल के दौर में, अगर इस तरह की बनावटी किस्म की हुकूमत लेकिन इसमें एक अहम सवाल जो साहब आपसे मैं खास तौर पे मैं आपके सियासी विजडम का बड़ा कायल रहा हूँ शुरू से, ये फरमाइएगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के किरदार को इस सारे सिनेरियो में आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि 26 में बड़ा मुश्किल था उनको मनाना। देखिए, मौलाना साहब की जरूरत नहीं रहेगी। अभी गवर्नमेंट के पास नंबर पूरे हैं, तो जब आप रेलेवेंट ही ना हो तो फिर आपका किरदार क्या रह जाता। और इसमें जो पीटीआई का देखें ना, पीटीआई का भी मसला ये है कि जो लोग इनके हैं वो सियासी तौर पे देखें ना, उन्होंने कोई अच्छी सियासत भी नहीं की। यानी अगर आप अपोजिशन लीडर का देंगे ओहदा महमूद खान अचकज़ई को, तो मौलाना साहब को फिर आपकी अपोजिशन में क्या इंटरेस्ट रहेगा? तो ये चीजें हैं कि स्टेक क्रिएट करने पड़ते हैं, और वो पॉलिटिकल टीम है कोई नहीं, जिसकी वजह अब अगर आप कायमा कमेटियों में भी नहीं जाएंगे और आप अपना जो है सजेशंस भी नहीं देंगे, या तो आप निज़ाम के अंदर हैं या निज़ाम के बाहर आ जाएं, तो ये आधा दीता आधा बटेर भी सर्व तो नहीं करता ना जी। तो अगर आपने वहां पे रहना है तो फिर आप जाएं। क्या इम्पैक्ट आएगा, आप क्या समझते हैं? लेकिन सर एक मसला ये भी है कि सर ये वही गलती नहीं है कि पहले आपने असेंबलियों से इस्तीफे दे दिए, फिर आपको भुगतना पड़ा, अब आपने उसी तरह से कायमा कमेटियों से भी इस्तीफे दे दिए। अब देखिए ना खान साहब, इसकी कोई जवाब बनता था कि आप उठ के कमेटियों से, ना इनको कोई सोच है, ना इनकी कोई डेलिब्रेशंस है, ना इनको कोई समझ लगती है कि ये जो सिस्टम है, अगर आपने सिस्टम में रहना तो फिर सिस्टम के मुताबिक चलना पड़ता है ना जी। आप सिस्टम से अलग तो नहीं रह सकते। सर लेकिन अपनी गलतियों को अंडू तो कर रही है पीपल्स पार्टी के कुछ पुराने लीडर्स हैं जो बड़े एक्टिव भी नजर आ रहे हैं, इस्तीफे वो बड़े पीटीआई के जी तो बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं। फवाद चौधरी साहब भी हमने पिछले दिनों देखा कि बड़े एक्टिवली वो कर रहे थे कि हम अब कैंपेन चलाएंगे बानी पीटीआई को रिलीज करवाने के लिए। ये जो तमाम तर इकदाम किए जा रहे हैं, तो क्या फिर वो जो माजी में गलतियां की हैं उनको अंडू करने के लिए कर रहे हैं? नहीं, लेकिन जो साहब एक सवाल ये भी ले लेंगे, जो मौजूदा क़यादत है वो तो कह रही है कि नहीं, इमरान खान साहब इस कमेटी को मानते नहीं, होने नहीं करते। बानी पीटीआई ने कोई नहीं कहा इनको कि आप मेरे लिए कोई तहरीक चलाएं, ये बानी पीटीआई के बगैर ही कर रहे हैं कोशिश। नहीं, बानी पीटीआई जो है वो किसी को कहेंगे कि मेरी रिहाई की तहरीक चलाएं तो फिर ही कोई चलाएगा। 2.5 साल तो हो गए। देखे ना, जो लोग उनके साथ टाइम गुजारा हुआ, मुल्क भी तो एक चीज है ना, ये जो पूरा मुल्क है पाकिस्तान, वो भी तो स्टैंड स्टिल पे है। सियासी मामलात आगे नहीं बढ़े, मैशत उसकी वजह से आगे नहीं बढ़ रही, टेररिज्म के मसाइल हैं, जंग का माहौल है तो पाकिस्तान के ईस्ट और वेस्ट बॉर्डर के ऊपर, तो एक तनाव की कैफियत है। उसको खत्म करने के लिए अगर कोई रोल अदा करना चाहता है और कहता है कि मैं इमरान खान से रिहाई के लिए काम करता हूँ, तो मुझे ये समझ में नहीं आती कि पीटीआई के जो मौजूदा लीडरशिप को है उसको क्या इससे तकलीफ है, या वो क्यों मोतरज है। और अगर कोई कहता है कि कोट लखपत में जो हमारे अरेस्ट लीडर है उनको बाहर निकाला जाए, और कारकुनान जिनके ऊपर हजारों कारकुनान के ऊपर पर्चे हैं, और कोई अपनी दानिश में कोशिश करता है, इमरान खान साहब तो जाहिर है उनको तो कोई चीज नजर नहीं आ रही ना, कि जैसे ये लोग बताते हैं
तो आप पहले साथ ही ना छोड़ते, अगर साथ बाद में एंड पे जाके भी यास्मीन राशिद फैसल साहब पहले फिर साथ ही नहीं छोड़ना चाहिए था बानी पीटीआई का, जब इतने मुखलिस थे तो पहले तो कॉन्फ्रेंसेस की गई इनकी जानिब से। साथ किसने छोड़ा है मुझे बताएं, क्या पीटीआई पे आज अच्छा वक्त है? बिल्कुल नहीं है, वो इसी वजह से है ना, पीटीआई के कुछ मुखलिस लोगों ने पीटीआई का साथ छोड़ा, उस वजह से अब इस माहौल में आवाज उठाता है तो क्या उसके लिए बहुत अच्छा वक्त है, और स्पेशली जब उनके ऊपर मुकदमे भी हो। देखा ना, सोचने की बात है ना कि एतराज बराए एतराज, चलो ये लोग तो इसलिए कोई बंदा बाहर आ गया तो इनकी तो छुट्टी हो जाए, नौकरियां बचाने के लिए। अब वो बाहर जो यूट्यूबर्स हैं, कुछ यहाँ के भी हमारे जो हैं जिनके डॉलर्स लगे हुए हैं, जिनको पैसे आते हैं, तो वो इमरान खान डटा हुआ है, वो ये है, वो बाहर है, वो जी वो ऐसे कर रहे हैं, वो वैसे कर रहे हैं, इस तरह से तीली लगाते हैं। और इमरान खान साहब के अंदर रहना ही उनका बिजनेस है, वो जिस दिन बाहर आए तो बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे भी तो एक पैरेलल इकोनॉमी जो है इमरान खान साहब ने या इमरान खान साहब के जो लगते लाते हैं, उन्होंने पैरेलल इकोनॉमी खड़ी कर दी है ना, जिससे लोग बेनिफिट होते हैं। फिर आगे जाके क्या माहौल बनता है इसलिए सोशल मीडिया और हमारी जो बड़ी सियासी जमातें हैं। बहुत फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, अब 27वीं आईनी तरमीम के बाद सियासी मंजरनामा क्या होगा, ये बड़ा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जो तमाम रिफॉर्म्स की गई हैं, ये कहा जा रहा है कि ये आवाम के लिए की जा रही हैं और एक प्रॉपर सेटअप जो है वो कायम किया जाएगा, और जिससे आगे आने वाले टाइम में आसानियाँ पैदा होंगी। अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे अफगान रजीम पाकिस्तान के साथ तहरीरी अमन मुआहदे से गुरेजा क्यों है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात बगैर किसी नतीजे पर पहुँचे ख़त्म हो गए हैं। इसके पीछे क्या वजूहात हैं, इस पर बात करेंगे। एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती दिफाई तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद चिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब मुज़ाकरात का ना तो कोई नतीजा निकला, और क्या समझते हैं अब कैसे आगे मामलात बढ़ेंगे, क्योंकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी ये कहा है कि अफ़गान रजीम की ढिटाई की वजह से अब तो सालिसों ने भी अपने हाथ उठा लिए हैं, तो अब मुज़ाकरात का क्या आप बनता हुआ देख रहे हैं आगे? जी, बहुत शुक्रिया ज़ैनब आपका और इमरान साहब आपका इनवाइट किया आपने। देखिए, बड़ा अफसोसनाक ये सिचुएशन है कि जिस इतनी एफर्ट की गई, कंसिस्टेंट पाकिस्तान की तरफ से भी सिंसेरिटी दिखाई गई, दोस्त मुल्क कतर और तुर्की ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन जाहिर है वो सब मिलकर भी इस हकीकत के बावजूद कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करते हैं दोनों जो हमारे दोस्त थे तुर्की और कतर, उसके बावजूद वो अफगानिस्तान के तालिबान को इस बुनियाद पर नहीं मुत्तफिक कर सके कि उनको एक एग्रीमेंट साइन करना चाहिए, जिसकी ऑब्वियसली इसमें रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ना कि ज़ुबानी होना चाहिए। उसकी वजह शायद यही है, जो मैं पहले भी शक कर रहा था कि वो शायद बार्गेनिंग टूल के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, यानी नेगोशिएशन लीवरेज के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, और एक बेहतर से बेहतर जिसको कहते हैं ना बार्गेन, जो इंडिया से वो कर रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर ने भी पहले भी यही कहा था, अब भी वो यही कह रहे हैं कि वो हिंदुस्तान इस बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान से वो डील बेहतर लेने के लिए शायद इसको एस्केलेट करते रहे या डिले करते रहे। और मैं शायद आपके प्रोग्राम में पहले अर्ज किया हो तो मैं दोबारा कह देता हूँ मादत के साथ कि देखिए, जब इतनी हमारी एडवांटेजेस पोजीशन थी, इस दफा हमारी मुसल्लह अफवाज जो ऑपरेशन कर रही थी अफगानिस्तान के खिलाफ, लोगों के खिलाफ, जाहिर है नहीं, मैं उनकी टेररिस्ट की बात कर रहा हूँ, तो हमें उनके हाइड आउट्स पता थे, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन पता थी, उनके हयाते हमें सर पता थे, उनके ट्रेनिंग कैंप्स पता थे, उनकी पोस्टें पता थी। उसके बावजूद मैं ये आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि तकरीबन अगर 100 डिस्कशन हुई है मुख्तलिफ साइट्स पर अटैक करने की, तो उसमें से 5 या 10 अप्रूव किए गए थे। हमने इतनी वेल कैलकुलेटेड स्ट्राइक की थी और इतनी मयर्ड की थी और बर वक्त की थी, उसको एस्केलेट करना बहुत आसान था। और आमतौर पर जो इस तरह की ऑफेंसिव पोजीशन में मुल्क होता है और फोर्स होती है खासतौर पर, वो सीज फायर नहीं करती फिर, क्योंकि इस तरह के दहशतगर्दों को छुपने का, रिलोकेट करने का, अपने आप को कंसील करने का, अपने वेपन छुपा देने का और एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर देना आसान हो जाता है। इसके बावजूद हमने बड़ा दिल दिखाया, हमारी मजबूरी कोई नहीं थी, हम एक न्यूक्लियर पावर है, उसके बावजूद हम ऐसे मुल्क से नेगोशिएट कर रहे थे जिसकी अपनी रेगुलर आर्मी भी नहीं है। मेरा ख्याल है 40 से 50 हजार फुट सोल्जर हैं, जिनको वो तालिबान कह ले या जो भी कह ले, रेगुलर इंफ्रास्ट्रक्चर उनका नहीं है, कोई रेगुलर पे स्केल नजर नहीं आता, कमांड एंड कंट्रोल नजर नहीं आता। फिर भी चिश्ती साहब ये फरमाइएगा कि बिल्कुल आपकी बात बजा है और आपने हमारे प्रोग्राम में भी ये बात पहले बिल्कुल बताई थी। मामला ये है सर कि जिस तरह से आप समेत बहुत सारे जो समझ बूझ रखने वाले और सूरत हाल को समझने वाले तज्जियाकार हैं, वो सब इस बात पे मुत्तफिक हैं
कि इंडिया की अशीरबाद जो है उसी की बिना पे अफ़गान रजीम जो है वो इस तरह के मामलात कर रहे। लेकिन अब ये फरमाइएगा कि क्या इस सरपरस्ती में या इस मामलात में अफ़गान तालिबान जो हैं, अफ़गान रजीम, वो इस तरह का कोई मिस एडवेंचर कर सकते हैं कि पाकिस्तान पे दोबारा जो है दहशतगर्दों के ज़रिए हमला करने की कोशिश करें? और अगर इस तरह के मामला जारी रहते हैं तो पाक फ़ज़ाइया जो सर अगरचे इस वक्त उन्होंने हाइड आउट बदल लिए होंगे, चीज़ें चेंज कर दी होंगी, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, तो आप क्या समझते हैं कि पाक फ़ज़ाइया दोबारा जो है उनको किस तरह से उन ठिकानों को नेस्तो नाबूद करेगी? देखिए, ये इवन अगर सीज फायर होल्ड नहीं भी करती, दो इसको डायमेंशन में देखना चाहिए। जो अफगानिस्तान के तालिबान जो इस वक्त हुकूमत में हैं, एक तो वो करने की उनकी सलाहियत भी नहीं है, और दूसरा वो करना भी नहीं चाहते इम्प्लीमेंट टीटीपी को। उसकी वजह ये है कि एक तो उनकी कैपेसिटी इसलिए नहीं है कि जैसे मैंने कहा कि उनके कोई इतने सोल्जर होंगे ऑन फुट ऑन ग्राउंड, उनके पास वेपन इस वक्त हैं, उन्होंने कब्जा कर लिया वजह बड़े इलाके में अफगानिस्तान के, तो वो अपना कंट्रोल संभाले हुए। एक बात, वो दूसरे ग्रुप्स को एलिमिनेशन का या नॉकआउट करने का स्ट्रैटेजी को फॉलो ही नहीं करना चाहते। उसकी वजह ये है कि ये पावर ग्रुप्स हैं, ये पावर हब्स हैं, ये एक दूसरे को पुश एंड पुल करते रहते हैं, एक दूसरे का खात्मा नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहते। कर क्यों नहीं सकते? जाहिर है उनकी माइट इतनी नहीं है। करना चाहते क्यों नहीं है? उसकी वजह ये है कि अगर वो एक के खिलाफ करेंगे तो वो एक या दो या तीन जो सो कॉल्ड विक्टिम होंगे वो ज्वाइन हैंड्स कर लेते हैं और वो शायद इनको ओवरथ्रो कर दे। तो इनको सर्वाइवल इसी में लगता है कि कहने की हद तक तो करें। इसीलिए आपने नोट किया उनके तालिबान जो नेगोशिएशन के लिए आ रहे हैं वो लिखने को तैयार नहीं है जी। उनके लिए जो तालिबान हुकूमत में है इमरान साहब, उनके लिए इनस्टेबिलिटी जो होती है वो स्टेबिलिटी होती है। जिसका मतलब ये है क्योंकि ये कैश स्टार्व्ड कंट्री है, जिसका मतलब है इसके पास पैसे नहीं है, इनका जरिया मुआश या लिविंग है ही यही। ना वहां कोई इंडस्ट्री है, ना कोई एग्रीकल्चर है, ना कोई टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो क्या करें? सिर्फ वेपन कैरी करते हैं जो हिंदुस्तान जैसे मुल्क रेंट पे ले लेते हैं। और उन जैसे मुल्कों को खास तौर पर आसान लगता है, अगर उसने मई में शिकस्त खाई हो, 8-7 जहाज गिरवा लिए हो, तो उनको आसान लगता है कि 1-2 बिलियन का लालच देकर उनसे वो काम करवा गुजरे जो वो खुद नहीं कर सकते। हमें दोनों बॉर्डर पर स्ट्रेच किया जाए। पाकिस्तान के देखे साउथ ईस्टर्न साइड पर वो एक्सरसाइज त्रिशूल नामी कर रहे हैं और नॉर्थ वेस्टर्न पर चाहते हैं कि तालिबान हमें एंगेज करे। ये उनकी स्ट्रैटेजी है। लेकिन सर एक सवाल जी सर, लेकिन सर बस क्लोजिंग में सेंटेंस आपको बोलूं। देखिए, ये सीज फायर जो होल्ड हो रहा है इसको इंडिया भी सैबोटाज करवा सकता है, क्योंकि उनके अपने स्लीपिंग सेल्स भी हैं, यानी जिसको कहते हैं ना फॉल्स फ्लैग करवा के नाम तालिबान का हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं कर सकते तालिबान, ये इंडिया के लिए बड़ा आसान है। और उसके सबूत में मैं एक ही नाम लेता हूं, कुलभूषण यादव कौन था और वो कहां से पाया गया था, उसका क्या रोल था पाकिस्तान में? उसका रोल यही था। इसका मतलब यह है कि हिंदुस्तान इसको नाकाम बनाने के लिए सीज फायर को सो कॉल्ड, ताकि पाकिस्तान ये यकीन करने पर मजबूर हो जाए कि तालिबान बाज नहीं आए और सीज फायर ब्रेक कर दिया उन्होंने, पाकिस्तान उनके खिलाफ चला जाए। यानी बीच में शरारत हिंदुस्तान की हो लेकिन हम उन पर ऑफेंस लॉन्च कर दें ऑब्वियसली इसमें। तो वो चाहता ही यही है कि इसको एस्केलेशन मिले, इसको और भड़ास मिले और ये ज्यादा हीट क्रिएट हो। इस तरफ जितनी ज्यादा डाइवर्जन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की वेस्टर्न साइड पर होगी, उतना ही ज्यादा ऑब्वियसली हिंदुस्तान कंफर्टेबल जोन में रहता है। एक बात, तो आखिरी बात जो आपने पूछी थी कि हमारे पास बहुत सारे मीडियम्स हैं, हमारे पास पिन पॉइंट एक्यूरेसी है, हम इतने टारगेट्स के बारे में नॉलेज रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद हालांकि मैं ये कहता है वो अक्सर कि जो आपकी हर्ट करने की पावर होती है ना, किसी को तकलीफ देने की पावर, वो ही आपकी बार्गेन करने की पावर होती है। यानी ज्यादा आप किसी को तकलीफ पहुंचा सकते हैं तो ज्यादा आपको बेहतर बार्गेन मिलती है। इसके बावजूद पाकिस्तान ने स्टेट्समैन स्पिरिट दिखाई और हमने उस तरह नहीं हर्ट किया जिस तरह हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कैपेसिटी है। नहीं, लेकिन साहब चिश्ती साहब सवाल यहाँ पे ये है कि ये आपने जो फरमाया कि इंडिया इस तरह की शरारत कर सकता है, लेकिन अगर ऑन ग्राउंड सिचुएशन देखें तो इंडिया ऐसी शरारत करे या ना करे, अमलन तो इस वक्त भी तालिबान के जरिए इंडिया ही शरारतें कर रहा है, उनकी फंडिंग भी कर रहा है, उसमें उनके लोग भी हैं और पता नहीं कितने कुलभूषण वहाँ इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद होंगे। तो सर सवाल ये है जो हम आपसे समझना चाहते हैं कि अगर इंडिया बाज नहीं आता और ये इसी तरह के मामला जारी रहते हैं, जिस तरह आप देखें, आपने खुद अभी जिक्र किया कि वो तहरीरी मुआहदा करने से गुरेज हैं, वो भी तमाम जो तज्जियाकार हैं उनका ये मानना है कि इसीलिए गुरेजा हैं कि इंडिया की तरफ से उनको ये कहा गया है कि वो आप अभी किसी तहरीरी मुआहदे में ना आए।
तो पाकिस्तान को कब तक ये स्टेट्समैन स्पिरिट दिखाते रहना चाहिए और उनको सबक नहीं सिखाना चाहिए? देखिए इमरान साहब, ये बड़ी थिन लाइन होती है। थोड़ी देर पहले मैंने अर्ज किया कि हम एक न्यूक्लियर पावर है, हमारी एस्टेब्लिश्ड आर्म फोर्सेज हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को क्या रिजल्ट दिया अभी मई के अंदर, कौम की तवक्कुआत से ऊपर परफॉर्म किया। एक बात खासतौर पर पाक फिजाइया सब जानते हैं, लेकिन हमें दुनिया इस वक्त एक बहुत रिस्पॉन्सिबल स्टेट भी मानना शुरू हो चुकी है। आपने नोट किया हिंदुस्तान हमें थ्रू आउट ये कहता रहा है कि हम ना सिर्फ न्यूक्लियर पावर हैं बल्कि हम इररिस्पॉन्सिबल स्टेट भी हैं। वो साबित करने में लगे रहते हैं। हमने पहलगाम में भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई, कमजोरी नहीं दिखाई। लोग कहते थे वो कमजोरी है और मैं कहता था नहीं, दुनिया बहुत ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। दुनिया बड़ी विजुलाइज कर लेती है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। दुनिया बड़ी विजुलाइज कर लेती है कि कौन सिंसेरिटी से काम कर रहा है। हमने मई के महीने में हिंदुस्तान को ऑफर किया कि आप एक इंक्वायरी बिठा लें, हम आपके साथ ताउन को तैयार करने को तैयार हैं, आप हमें सबूत दे दें, हम एक्शन लेंगे। दुनिया ने सब कुछ देखा। आज आप नोट करें कि जब हिंदुस्तान का एयरफोर्स चीफ कहता है आकर 3 महीने बाद या 5 महीने बाद, क्या हमने पहले 3 महीने बाद आके कहता है कि हमने 5-6 जहाज मारे, फिर 6 महीने बाद आके कहता है कि 10-12 जहाज मारे, तो किसी हेडलाइन में दुनिया में नहीं आता। मैं सारा इंटरनेशनल मीडिया देख रहा था कि किसी ने इंडियन एयरफोर्स चीफ की बात को वजन किया है, नहीं किया। दुनिया हमारी साइलेंस को ज्यादा समझती है। हमारे एयर वाइस मार्शल साहब जो आए थे वो कहाँ है? वो आपको पिछले 5.5 महीने में नजर नहीं आए हैं, क्योंकि हमारी प्रोफेशनल एयरफोर्स है, वो अपना काम करके अगली तैयारी में जा चुकी है। तो हमारा, मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि दुनिया हमें अब क्रेडिबल मानना अब शुरू कर चुकी है, हमारे पे फेथ करती है। ये टॉलरेंस जो हम दिखा रहे हैं ये कमजोरी नहीं है, हमारी पावर टू हर्ट है। अच्छा सर, लेकिन सर अब एक सवाल इससे जो रिलेटेड है सर, बिल्कुल आपने बजाय फरमाया, और जिस तरह से दुनिया अब हमें मान रही है उसका एक अमली सबूत ये भी है सर कि सऊदी और पाकिस्तान का जो दिफाई मुआहदा हुआ है, और अब ईरान जैसा मुल्क जो कि चंद महीने पहले तक वो भी इंडिया के साथ मिल के, तो हमें उनसे कई शिकायत थी कि इंडिया भी उनको भी इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अब ईरान जैसा मुल्क भी उस मुआहदे में शमूलियत का ख्वाह है। तो आप इस सारे सिनेरियो को किस तरह से देखते हैं? क्या पाकिस्तान इस खित्ते में ख़ास तौर पे और पूरी दुनिया में बिल अमूम अब पाकिस्तान भी सुपर पावर बनने की तरफ एक सफ़र का आगाज़ कर चुका है? इमरान साहब, बहुत अच्छा सवाल है। पहले मैं आखिरी जुमला आपका अब थोड़ा सा आपकी इजाजत से डिसएग्री करूंगा। हम नारा सुपर पावर बनना चाहते हैं ना, हमारा कोई डिजाइन है। हम रेलेवेंट रहना चाहते हैं, दुनिया में वैल्यू करे दुनिया, हमें एक क्रेडिबल जिम्मेदार मुल्क जाने। हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत माइलेज कवर कर लिया। अच्छा, एक बात जो आप बात कर रहे हैं कि ईरान भी शामिल होना चाहता है, देखिए ईरान पर हमला इजराइल ने किया, हम पूरी तरह और जबरदस्त तरीके से उसको कंडेम करते हैं, लेकिन उसमें से एक अल्लाह ताला ने एक फायदे की बात भी निकाली। हिंदुस्तान एक्सपोज हो गया कि कितने ज्यादा कोलैबोरेशन जो इन्होंने चाबहार पोर्ट के नाम पर इंडियंस भेजे हुए थे, कितने ज्यादा मुसायद के यानी इजरायली इंटेलिजेंस के लोगों को उन्होंने अपने साथ कनेक्ट किया हुआ था, कहां कहां से उनके थ्रू इंफॉर्मेशन, खास तौर पर जो ईरानी मिसाइल साइट्स थी, ईरान के साइंटिस्ट थे, उनके बारे में कितनी पिन पॉइंटेड डाटा जाता रहा इजराइल को। और आपने देखा उन्होंने एंड तक इनके साइंटिस्ट को एलिमिनेट करने की पूरी कोशिश की। फायदा ये हुआ इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट से कि ईरानी भाइयों की आंखें खुल गई कि ये तो वो मुल्क है जो हम समझते थे सबसे करीबी दोस्त है। और सम टाइम आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान भी वो बेहतर समझते थे इंडिया को, लेकिन वो आंखें खुलने के बाद हम ही ने उनको फैसिलिटेट करके अब बताया है कि देखें आपको न्यूट्रल तो रहे कम से कम। जब वो न्यूट्रल हुए तो उनको समझ आई है कि हमारी तो इन्फॉर्मेशन मोस्टली सोर्स मुसायद और इंडिया की कोलैबोरेशन से जा रहा था, क्योंकि इंडिया की और इजराइल की कोलैबोरेशन अदर देन ईरान भी बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने इन्हीं को टूल बनाकर इन्हीं से डाटा एक्सट्रैक्ट किया, इन्हीं से इन पॉइंटेड डाटा इंफॉर्मेशन लेकर इन्हीं पर स्ट्राइक किया गया था। और एक और चीज आपको आखिरी बात जरूर बताते चलो, ईरान को यह भी समझ आई है कि आपने नोट किया होगा उनके एयर डिफेंस एसेट्स पर हमले हुए थे, फ्रॉम विद इन ईरान हुए थे। अब विद इन ईरान जो इजराइल लॉन्च कर रहा है अटैक, वो कैसे हो गए? वो ऐसे ही हो गए कि खुद ब खुद हो गए थे। कई सालों में इन्फिल्ट्रेट किया गया होगा, उनकी सेंचुरीज बनी होगी, उनको हाइडआउट्स दिए होंगे किसी ने, और उसमें सब इंडिया पेश था। तो ये बहुत अच्छा हुआ है, एक पॉजिटिव निकला है कि ईरानी भाइयों को कोलैबोरेशन का बारा इस तरफ भी ध्यान रहा है। तो जाहिर है इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि हर मामले में पेश नजर आता है। अब ये मुज़ाकरात में आप ये समझते हैं कि मुज़ाकरात की नाकामी की वजह भी भारत है? क्योंकि हमारा तो बड़ा सिंपल सा एक उनके सामने था कि आप अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो पाकिस्तान के अगेंस्ट। हमारा तो एक सिंपल सा मुतालिबा था और उस मुतालिबे पर भी अग्री नहीं किया अफगानिस्तान। और क्यों अफगान तालिबान TTP के खिलाफ कार्रवाई से हिचकिचाते हैं? इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं? और भारत इस माहौल में
जहां जंगी धमकियां भी दे रहा पाकिस्तान को, तो क्या अफगानिस्तान भारत के साथ खड़ा होगा? जी, बहुत अच्छा आपने पिन पॉइंट किया है कि वजह क्यों नहीं है। तो वजह तो बड़ी सिंपल है और हमारी कोई डिमांड है ही नहीं। एक रीजनेबल डिमांड है जो हमारे दोस्त तुर्की और कतर ने भी मानी है। हम कह रहे हैं कि आपसे मुल्क से हमारे पर हमला नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अगर आप ये कह रहे हैं कि ये ड्यूरेंट लाइन कांस्टेंट नहीं है, तो ड्यूरेंट लाइन तो 1891 में आप ही के अमीर रहमान साहब ने हिंदुस्तान से शिकस्त खाने के बाद गिव एंड टेक करके एग्री किया था। और आज आप दुनिया का कोई एटलस उठा ले, कोई गूगल उठा ले, कोई दुनिया का मैप उठा ले, कहीं ये कंट्रोवर्शियल नहीं लिखी गई ड्यूरेंट लाइन। उसको ये यूज करके लेफ्ट राइट करके कहते जी हमारे पास ये जस्टिफिकेशन है, वो जस्टिफिकेशन है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 30 मिलियन के करीब तो 40 मिलियन के करीब तो पश्तून हमारे पास रहते हैं, उनके पास 15 मिलियन है। तो किसका हुआ फिर अफगानिस्तान, या ये बेल्ट किसकी हुई? तो आया हमारा कोई पश्तून जाना चाहेंगे जो 40 मिलियन यहाँ रह रहे हैं वो हिंदुस्तान जाना चाहेंगे, सॉरी जाना चाहेंगे अफगानिस्तान? या उनसे पूछे जो 15 मिलियन है वो सारे यहाँ आना चाहेंगे? तो ये एक उन्होंने एक सिचुएशन सिर्फ एक जिसको कहते हैं ना बहाना या रिफ्यूज लिया हुआ है। वो भी जाहिर है, मैंने जैसे कहा कि हिंदुस्तान के पीछे क्योंकि बैकिंग है, इंसेंटिव बहुत ज्यादा दिए जा रहे हैं, हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, वो अफोर्ड कर सकते हैं इस तरह के इंसेंटिव देने। और मैंने पिछले सवाल के जवाब में भी अर्ज किया था कि उनको बहुत आसान लगता है इकोनॉमिकली वायबल करना इसको, कि उसको आगे किए रखें, ना बात माने। लेकिन मुझे लग रहा है कि, और एक आखिरी बात मैं एक और कहता चलूं, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट हर दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट में जंप इन कर रहे हैं, तो शायद ये इंडिया ने उनको ये सबक सिखाया हो, पॉसिबली, मेरे पास सबूत कोई नहीं है, मेरी ओपिनियन है कि शायद ये सिखाया गया हो कि आप इसको एस्केलेट करें, होने दें, ताकि अमेरिकन प्रेसिडेंट आए और फिर पाकिस्तान आपको कनेक्ट करवाए अमेरिकन प्रेसिडेंट से, और उनसे फिर नेगोशिएट करके लेवल रेस करें, और अमेरिकन प्रेसिडेंट को कहें कि आप हमें रिकग्नाइज भी करें, और शायद इनके कोई 8.2 बिलियन जो इनकी अमाउंट वहां पे अमेरिका ने फ्रीज की हुई है अपने बैंकों में, वो भी को रिलीज कराने की बात करें। तो मेरा ख्याल है ये कहीं से उनको एडवाइस मिली है, जिसकी वजह से। ठीक है, दुरुस्त बात कही आपने। अब देखना ये है कि मुज़ाकरात के बगैर अब मामलात आगे किस तरह से बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया आपका एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे गजा इस्तेहकाम फोर्स कब इस खिते के मामलात अपने हाथ में लेगी, इस पर बात होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाजरीन, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गजा इस्तेहकाम फोर्स जल्द इलाके के मामलात संभालेगी, लेकिन कहीं ना कहीं गैर यकीनी की सूरत हाल भी है, क्योंकि सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि गजा इस्तेहकाम फोर्स सलामती काउंसिल से मंजूर होनी चाहिए। तो ऐसे में क्या मामलात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस पर बात करेंगे। मंसूर जाफ़र, माहिर अमूर मशरक़ वस्ता, हमारे साथ मौजूद हैं। मंसूर जाफ़र साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या समझते हैं आप, गजा इस्तेहकाम फोर्स के हवाले से कुछ हतमी तौर पर फैसला नहीं किया जा सका, ये झगड़ा तूल पकड़ता जा रहा है, मामलात किस तरफ जा रहे हैं? जी, इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त जो ऐलानात ख़ासतौर पे वाशिंगटन से सामने आ रहे हैं, वो जो बुनियादी तौर पे बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉब्लम रही है इस पूरे गज़ा अमन माहदे के अंदर, उसकी निशानदेही भी करते हैं, और आने वाले दिनों में एक मैं समझता हूँ बहुत बड़े बहरान की तरफ इशारा कर रहे हैं। ख़ास तौर पे ये जो गज़ा सॉलिडारिटी फ़ोर्स या एक वहाँ पे एक क़याम अमन के हवाले से जो फ़ोर्स है, ये आम तौर पे जब भी कोई इस तरह इंटरनेशनल फोर्स की जाती है, और ख़ास तौर पे अक़वाम मुत्तहिदा के मैंडेट के तहत, तो उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि उसे चैप्टर 7 के तहत मंजूर किया जाए और अक़वाम मुत्तहिदा उसकी मंजूरी दे, तभी जाके उसकी इन्फोर्समेंट जो है वो कानूनी तौर पे की जा सकती है। लेकिन यहाँ पे और उसके लिए ज़रूरी ये है कि जो बुनियादी शर्त है इस नौइयत की फ़ोर्स की तैनाती के लिए, वो है कि उस खित्ते में इस नौइयत की एक्टिविटीज़ हो रही हैं कि जिससे आलमी अमन को ख़तरा है। जबकि गज़ा के हवाले से और गज़ा अमन माहदे के हवाले से जो चीज़ बयान की गई है उसमें यह बताया गया कि गज़ा में जो इस वक्त सिचुएशन है उससे हमसाया ममालिक को ख़तरा है, उससे आलमी अमन को उस लिहाज से ख़तरा नहीं है। लिहाजा ये एक लकूना जो है उसकी बुनियाद पे मैं समझता हूँ कि एक बड़ी टफ डिबेट इस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल में मुतवक्को है, जब ये करारदाद या इस मरहले की मंजूरी आएगी। और इस मैं समझता हूँ लीगल पॉइंट पे या तो इस माहदे को रिवाइज करना पड़ेगा, या फिर जिस तरीके से माजी में अमेरिका अपनी धौंस और धांधली के ज़रिए जिस तरीके से उन्होंने इराक़ पर पहले हमला कर लिया था और उसके बाद एक विलिंग कोलेशन ऑफ द विलिंग बना के और अपने उस गैर कानूनी इक़दाम को जो है वो जस्टिफाई करने की कोशिश की थी, तो इसी नौइयत की हिस्ट्री खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है बाज़ मुबस्सरीन की तरफ से कि शायद यहाँ पे भी रिपीट की जाए। लेकिन अभी तो जो पहले मरहले के जो मुख्तलिफ
आप कह लीजिए स्टेप्स थे, उसमें खास तौर पे जो कैदियों के तबादले के हवाले से चीज़ें हैं वो अभी भी इन प्रोसेस हैं। अच्छा, लेकिन इस वक्त मंसूर भाई ये फरमाइएगा कि तुर्किया ने जो नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी गजा में नस्ल कशी पे जारी कर दी है, अगरचे इसराइल की तरफ से इसको पब्लिसिटी स्टंट दिया जा रहा है, आपका इस सारे मामले पे क्या तबसरा है? मैं यकीनन ये तो नहीं कहूँगा कि कोई इसराइल के साथ हमनवाई करने का, लेकिन मैं समझता हूँ कि तुर्की के पास जितने बड़े ऑप्शन थे इस पूरी जंग में अपना मसल दिखाने के, तुर्की ने उस हवाले से काम नहीं दिखाया। अब ये सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप साहब के दबाव के तहत जो है तुर्किया को ऑन बोर्ड किया गया है, और बिलखुसूस यानी इस वक्त यानी जो दबाव डाला जा सकता था इसराइल पर, मैं समझता हूँ तुर्की के पास जो गैस सप्लाई लाइन का लीवरेज था, अगर 3 दिन के लिए भी तुर्की इसराइल की गैस बंद कर देता तो इसराइल को आटे दाल का भाव मालूम हो जाना था, और वो तमाम टर्म्स मानने पर मजबूर होता कि जिससे उनकी वो पॉपुलेशन के जिसको वो दुनिया भर से इकट्ठा करके बड़े रोशन मुस्तकबिल के लिए लाए थे, उन्हें जब इस सर्दी के मौसम में गैस ना मिलती तो फिर अंदाज़ा हो सकता था। लेकिन तुर्किया जो है वो इस वक्त इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में यकीनन अपना मकाम बनाने के हवाले से बाज़ माजत के साथ कहूँगा ऐसी ओछी हरकतें भी कर रहा है कि जिसकी वजह से ये पूरा कज़िया जो है वो बजाय किसी अच्छी करवट बैठने के उसमें मसाइल और इसी नौयत की चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही हैं। अच्छा अगर तो नेतन्याहू साहब वाकई ही सिंसियर हैं उनके सिक्योरिटी इनके वारंट के हवाले से, तो उसका फोरम ये था कि खुद तुर्किया जो है वो उस मुकदमे का हिस्सा बनता है, इंटरनेशनल जो फौजदारी अदालत है जो साउथ अफ्रीका की तरफ से दायर किया गया, वहाँ जाने के बजाय इस नौयत की हरकतें यूनिलैटरली करके यकीनन इस वक्त एक सस्ती शोहरत ही हासिल की जा रही है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि मिस्र और सऊदीया के जो बढ़ते हुए फ़ौजी ताल्लुकात हैं और जो मुआहदा भी उनका फ़ौजी तावन का होने जा रहा है, तो ये फरमाइएगा इस पे ये कह रहा है आलमी मुबस्सरीन ये कह रहे हैं कि जी इसराइल के कान खड़े हो रहे हैं, और ख़ास तौर पे ऐसे में जब सऊदीया का पहले पाकिस्तान के साथ भी दिफाई मुआहदा हो चुका है, तो इस सारी सूरत हाल में क्या आप समझते हैं कि एक बड़ा फ़ौजी इत्तेहाद बनने जा रहा है? जहाँ तक तो सऊदी अरब और मिस्र की फ़ौजी आप कह लीजिए कोई तालमेल का ताल्लुक है, तो आपके इल्म में होगा कि इससे पहले भी जो एक 40 मुल्कों की एक अरब इत्तेहाद फ़ौज बनाई गई थी, तो उसमें सऊदी अरब, यूएई, सूडान और मिस्र जो है यही सरखेल थे, और इन्हीं की मैं समझता हूँ कोलेशन पर मुश्तमिल जो आप अरब इत्तेहाद कह लीजिए, अरब फ़ौज कह लीजिए, उन्होंने ही यमन के अंदर कार्रवाइयाँ की थी। तो लिहाजा ये कोई नई चीज़ें नहीं हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक इसको रीफ्रेज किया जा रहा है, और इसी नौयत की खबरें आप यकीनन सुन रहे होंगे कि अमेरिका के साथ भी नजर आ रहा है, फौजी माहिदा एक रिपोर्ट भी सामने आई जिसमें इसराइली फौजी वकला ने जंगी जराइम तस्लीम किए हैं। इस पर अमेरिका ने इसको नज़रअंदाज कर दिया है, इसके क्या असबाब हो सकते हैं? जी, जहाँ तक तो वो आप शायद उस वीडियो का इशारा कर रही हैं कि जो फौजी प्रोसिक्यूटर जो थे उनके मोबाइल से बरामद हुई थी और बाद में वायरल हो गई थी, तो वो यकीनन एक बहुत बड़ी एविडेंस है, और उसको यकीनन अगर किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ में अगर प्रोसिक्यूट किया जाए तो वो बड़ा राइप केस है। और इससे पहले भी आपने सुन रखा होगा कि एक जो मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स हैं ख़ासतौर पे इंटेलिजेंशिया के, जिनकी स्पेशलाइजेशन है जेनोसाइड के हवाले से, वो खुद तकरीबन 12 के करीब ऐसे लोग हैं कि जो इस बात पर अपनी मोहर तस्दीक सब कर चुके हैं। जेनोसाइड असल इशू यही है कि इसको किसी ऐसे फोरम पर ट्राई किया जाए। यकीनन फौजदारी अदालत का फोरम मौजूद है, लेकिन मुसीबत यह है कि उसका डिसीजन कोई बाइंडिंग नहीं होता है, एक एडवाइजरी कैपेसिटी में वो चीज़ें। इससे पहले आपको याद होगा कि इसराइल के अंदर जो एक दीवार तामीर की गई थी गरब उर्दन को उससे अलखुद से अलग करने के लिए, उसको भी यही फौजदारी अदालत जो है वो गैर कानूनी करार दे चुकी है। और उससे पहले ये जो पूरा सेटलमेंट का एक जाल बिछाया जा रहा है वो भी बैनुल-अक़वामी कानून और इसी फौजदारी अदालत की जो फैसलों की रोशनी में वो गैर कानूनी है, लेकिन उसे इसराइल तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। अमेरिका और इसराइल दोनों ही उसके मैंडेट को तस्लीम नहीं करते हैं। यही वजह है कि आप देखते हैं कि इस नौयत की जो बहुत बड़ी मैं समझता हूँ जो ये जस्टिफाइड केस है, मबनी बरहक केस है, और उसके लिए एम्पेरिकल एविडेंस मौजूद है ज़मीन पे, लेकिन इसराइल मतलब जैसे कहना चाहिए विद इम्प्यूनिटी जो है उस पूरे कज़िये से बाहर निकल जाता है। और यही वजह है कि इस वक्त मंसूर भाई ये फरमाइएगा कि जर्मन के जो जनरल हैं उन्होंने तो ये कहा कि रूस किसी वक्त भी नेटो पे हमला कर सकता है, तो क्या आप समझते हैं कि रूस नेटो ममालिक पे हमला कर सकता है?
देखिए जी, इस वक्त जो बैनुल-अक़वामी मंजरनामा है उसमें मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो चीज़ों को सेटल डाउन करने की तरफ रूस का मिजाज या टिल्ट जो है वो ज़्यादा दिखाई देता है, बजाय ये कि वो एक बड़ा महाज अपने लिए खोले। क्योंकि शाम में जो एक चरका लगा है इसराइल को, रूस को, उसके बाद यकीनन वो इस काबिल नहीं। और इस वक्त भी मैं समझ रहा हूँ कि जो एक नया महाज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने एटमी जो धमाकों का ऐलान करके, वो भी एक लिहाज से रूस को चौकन्ना किया है। तो इस वक्त ज़ाती मेरी राय ये है कि रूस के पास शायद ये ऑप्शन मौजूद नहीं है कि खदशे ज़रूर इस बात के जाहिर किए जा रहे हैं, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि यूरोप की सफ़ों के अंदर जो खुद दरारें मौजूद हैं वही इस वक्त यूक्रेन के मसले को किसी न किसी सूरत में हल करने में नाकाम दिखाई देती हैं। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जिस तमतराक के साथ अपने इक़्तिदार में आने के फ़ौरन बाद उस जंग के खात्मे के हवाले से जो ऐलानात किए थे, आज भी वो कज़िया वहीं का वहीं खड़ा है। बिल्कुल वही कज़िया पड़ रहे हैं। अमन मुआहदे पर अमल दरामद के हवाले से आपसे कमेंट लेना बड़ा ज़रूरी है। इसराइली आर्मी चीफ का हमास अरकान के लिए उन्होंने 2 ऑप्शंस दिए हैं, या तो गैर मुसल्लह हो जाओ और या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो अब आप हमास का क्या देख रहे हैं कि हमास क्या करेगी? गैर मुसल्लह होने के लिए तैयार हो जाएगी? देखिए, ये मेरा ख्याल जिस बयान की तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो बुनियादी तौर पे उन्होंने जो येलो लाइन की उस तरफ ज़ेरे ज़मीन सुरंगें थी जहाँ से कुछ फ़लस्तीनी मज़ाहमतकार जो हैं वो यानी जो इनकी लाशें निकालने के हवाले से मसरूफ़ थे, लेकिन उन्हें इस सीज़ फायर का कम्युनिकेशन नहीं हो सकी, वो वहीं पर ट्रैप होकर रह गए हैं। और इसलिए इस वक्त मिस्र बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी कर रहा है कि उनको निकाला जाए, क्योंकि वो तकरीबन कई हफ्तों से वहाँ फंसे हुए हैं और उनके निकलने का कोई, जहाँ तक हमास का ये मौक़िफ़ है कि वो हथियार छोड़ेगा। हमास तो बार बार इस बात का इरादा कर चुकी है कि हम हथियार जो है फ़लस्तीन की जो कौमी फ़ौज है उसके हवाले करने के लिए तैयार हैं। अगर इस नौइयत की कोई फ़ौज तश्कील पाती है तो हमास अपने जो भी हथियार हैं, जो भी अपने इस रेजिस्टेंस का जो प्रोजेक्ट है, उसे वो उनके सुपुर्द करके खुद एक जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है और इसी तरीके से जो इंतज़ामी मामलात है उसमें जो उनके पास एक्सपर्टाइज है, उसमें उन्हें उस अंदाज से ये बदनाम करने की कोशिश है कि बार बार इस नौइयत के ऐलानात किए जाते हैं, चीज़ों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जाती है कि हमास शायद हथियार नहीं फेंकना चाहती। हमास गजा में अमन के लिए गैर मुसल्लह होने को तैयार है। ये आपने पार्टी दे दी है इस चीज़ पर कि हमास को बदनाम करने के लिए यकीनी तौर पे मुख्तलिफ किस्म की स्टेटमेंट सामने आती हैं। और अभी जो इसराइल कह रहा है कि वो जो सुरंगें हैं उनको उड़ा दिया जाएगा, हालांकि वहाँ पर हमास के जंगजू वहाँ पर मौजूद हैं। मंसूर जाफर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप हमें इस हवाले से बता भी रहे थे कि आगे आने वाले टाइम में क्या माहौल जो है वो बन सकता है। नाजरीन, अभी प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।